नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल। कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है संयुक्त फलन। संयुक्त फलन इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि संयुक्त फलन क्या होते हैं, मतलब कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं एक, और दूसरा पढ़ेंगे चेन रूल जिसे कहते हैं श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम ये क्या होता है, ये आपको कंपोजिट फंक्शन पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो सबसे पहले दिखाते हैं कि कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन क्या होते हैं। तो जैसे आप नाम समझ रहे हैं संयुक्त फलन, संयुक्त फलन का मतलब फलन के अंदर फलन, फलन में फलन। जब एक फलन है उसमें अगर और एक फलन हो तो फिर हम कहते हैं कि जो फलन है वो एक फलन नहीं है बल्कि फलन के अंदर फलन छुपा हुआ है, मतलब संयुक्त फलन है। अब कई बार क्या होता है कि जब एक फलन होता है उसके अंदर जैसे एक सिंपल लिया साइन एक्स, अब यहाँ तो कोई और फलन नहीं है, साइन है बस खाली। लेकिन अगर मैं कहूँ कि साइन के अंदर कोस एक्स, अब आप कहोगे फलन के अंदर फलन है, एक फलन है उसके अंदर एक फलन और है। ऐसे अगर आप ये लो लोग एक्स स्क्वायर, लोग के अंदर एक्स स्क्वायर और है, मतलब फलन के अंदर फलन है। तो ऐसे फलन जो होते हैं ना संयुक्त फलन कहते हैं, जब आपके एक फलन के अंदर और फलन होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे साइन के अंदर एक्स स्क्वायर इंटू लोग एक्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे तो फलन के अंदर दो फलन है, एक एक्स स्क्वायर है और एक लोग एक्स है। तो कई बार आपको जो एक फलन होता है वो साधारण फलन नहीं होता बल्कि एक फलन अपने अंदर कई फलनों को लिए बैठा होता है। तो जब ऐसा केस आता है तो ऐसे फलनों को हम संयुक्त फलन कहते हैं, इसके अंदर और फलन भी छुपे हुए हैं। तो परिभाषा कैसे की जाती है वो देखिए, परिभाषा ऐसे दी जाती है कि परिभाषा इंपॉर्टेंट है हमें, क्योंकि पेपर में हमसे परिभाषा भी पूछी जाती है, इसलिए परिभाषाओं पर गौर जरूर करिएगा, परिभाषाएं ना छोड़िएगा। क्योंकि 12th क्लास में परिभाषाएं नहीं आती थी लेकिन BSc में परिभाषाएं आती है, पहली 10 परिभाषाएं आती है, तो इसलिए आपको परिभाषाएं पढ़नी होगी, गणित की परिभाषाएं पढ़नी होगी। यदि u एक फलन है x तथा y का, हो गया। अब x और y क्या, तो ये साधारण फलन हुआ। लेकिन अगर x और y भी कोई फलन हो तो, जहां अगर x और y यहीं खत्म है, आगे कुछ नहीं है, लेकिन अगर x और y भी किसी और के फलन हो तो, जहां x तथा y स्वयं भी, ये भी स्वयं भी एक अन्य चर t के फलन हो, t के फलन है, अर्थात x भी t का ही कोई फलन है। सपोज करो जैसे फाई t, y भी कोई फाई का ही फलन है, नाम साई t। तो हम क्या कहते हैं, इसका मतलब u जो है वो फलनों का फलन है। u को एकल स्वतंत्र, यहाँ स्वतंत्र चर कौन हुआ, t हुआ, एकल स्वतंत्र चर t का संयुक्त फलन कहते हैं, संयुक्त फलन कहते हैं। चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ पूरी बात को दोबारा से। देखिए हमने कहा कि u एक फलन है, किनका, x तथा y का। अगर x और y आगे नहीं जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो वहीं रुक जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर x और y भी आगे जाते हैं, वो भी x और y कहते हैं, हम भी कोई साधारण चर नहीं है, हम कोई स्वतंत्र चर नहीं है, हम तो खुद डिपेंड कर रहे हैं किसी और के ऊपर। इसका मतलब x और y भी फलन है, क्योंकि जब कोई डिपेंड करता है तो वो फलन कहलाता है। फलन क्या होता है, जिसकी निर्भरता होती है, इसका मतलब वो स्वतंत्र नहीं है, वो तो बेचारा खुद किसी पर निर्भर कर रहा है। अब यहाँ पे u जो है वो कह रहा है कि भाई मैं तो x और y पे डिपेंड करता हूँ, तो u फलन हुआ x और y का। अगर x और y यहाँ रुक जाए कि नहीं भाई हम तो स्वतंत्र है, बात खत्म, आगे कुछ नहीं है। लेकिन x और y कह रहे हैं कि भाई हम तो खुद किसी t पे निर्भर कर रहे हैं, तो इसका मतलब u ने कहा कि मैं x और y का फलन हूँ, x और y ने कहा कि हम t का फलन हूँ, तो u, इसका मतलब u किसका फलन हुआ, x और y का। और x और y साधारण चर नहीं है, स्वतंत्र चर नहीं है, बल्कि ये तो खुद फलन है। तो आपका फलन जो है फलन के अंदर फलन है। ये देखिए ये क्या है, फलन, और फलन के अंदर ये कौन है, ये भी फलन है। तो फलन में फलन आ गया, फलन में फलन आ गया, मतलब संयुक्त फलन आ गया। अब इनमें स्वतंत्र कौन है, स्वतंत्र है टी, क्योंकि टी किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, टी खत्म हो गया, टी के बाद में कोई नहीं है, इसका मतलब टी स्वतंत्र है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टी जो है वो स्वतंत्र है और बाकी सब निर्भर करते हैं, क्योंकि टी ही बताएगा कि x कितना होगा, y कितना होगा, x y बताएंगे कि u कितना होगा। चलिए आपको समझाता हूँ, एक और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए u एक फलन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, x बराबर है 2t, y बराबर है 4t। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ u कितने, तो आप कहोगे नहीं सर नहीं बता सकता। कब तक नहीं बता सकते, जब तक मैं आपको x और y नहीं बता देता, समझ गए। फिर मैं आपसे पूछूं चलो ठीक है कोई बात नहीं, x और y बताओ,
तो आप कहोगे नहीं सर एक्स और वाई भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? जब तक आप मुझे टी नहीं बताएंगे मैं आपको एक्स वाई नहीं बता सकता। इसका मतलब है कि यू जो है वो डिपेंड कर रहा है, वो स्वतंत्र नहीं है, उसको एक्स और वाई चाहिए। एक्स और वाई से पूछेगी तुम बताओ तो उन्होंने कहा मैं टी बताओ। अब टी से पूछोगे तो टी कहेगा मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा मन जो मन करे वो मान रखो। टी स्वतंत्र। तो स्वतंत्र चर वो होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो अपनी मर्जी से चलता है, जितना चाहे उतना रख दो। एक्स आप जितना चाहे उतना रख सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स बराबर है 2t, तो टी पहले आएगा फिर वो 2 से गुना होगा फिर एक्स आएगा। समझे कि समझ? इसका मतलब है कि ये u है, ये x है, ये y है, सब फलन है। और u के अंदर x y है, इसका मतलब u एक फलन है, फलन के अंदर फलन है। समझ की बात आप? अब क्वेश्चन ये बनता है, संयुक्त फलन वाली बात तो आपको समझ में आ गई कि फलन के अंदर फलन चल रहा है, तो चेन आगे बढ़ सकती है। ऐसा नहीं कि चेन यहाँ खत्म हो जाए, चेन आगे बढ़ा सकते हो आप। सपोज कीजिए टी जो है वो खुद किसी और का फलन निकल आए, टी जो है वो आगे किसी और का फलन निकल आए। सपोज कीजिए टी थीटा का फलन निकल आए, टी बराबर है साइन थीटा, तो उसका मतलब टी से पूछोगे भाई तेरा मान कितना है, वो कहेगा थीटा से पूछो। तो चैन और आगे बढ़ सकती है। फलनों के फलन में फलन हो गया, तो एक बार और फलन आ गया। लेकिन वो चाहे कितनी बार आए, एक के अंदर कितनी बार भी आए, वो फलनों का फलन सिर्फ फलन नहीं कहलाता। फिर कोई उसके लिए 3 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है तो उसके लिए कोई अलग नाम नहीं है, वो एक ही नाम है संयुक्त फलन। तो समझ गए आपकी, जब आपके फलनों की जब चेन चलती रहती है, फलन के अंदर फलन आ गए, फिर वो फलन हो गए, फिर वो फलन हो गए, इस तरीके से चेन बढ़ती रहती है, तो इसे संयुक्त फलन कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त पैदा होता है ना। अभी इसके अंदर एक सवाल पैदा होता है कि अगर यू का आउकलन करेंगे तो आपको क्योंकि यू डिपेंड किस पे कर रहा है, यहाँ मैं थीटा को हटा रहा हूँ, सिर्फ मैं यहीं तक चैन रख रहा हूँ। यू डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पर, एक्स और वाई डिपेंड कर रहे हैं टी पर। तो अगर यू का आउकलन होगा तो यू किस पे निर्भर कर रहा है? एक्चुअली यू सही मायने में टी पे निर्भर कर रहा है। यू की निर्भरता जो है वो टी पर है, ठीक है ना। देखने में तो यू एक्स वाई पे निर्भर कर रहा है, लेकिन एक्स और वाई खुद इंतजार करेंगे टी का, तो फाइनली टी ही यू को चलाएगा। इनडायरेक्टली अगर आप डायरेक्टली आप देखें तो एक्स और वाई के, यू पे निर्भरता एक्स और वाई की, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्स और वाई से पूछोगे तो वो टी का नाम लेगा, तो फाइनली यू किससे चल रहा है? टी से चल रहा है ना। जैसे मान लीजिए बिजनेस में होता है, तो बिजनेस में ऊपर वाला जो व्यक्ति है वो पेमेंट देता है नीचे वाले को, नीचे वाला फिर उससे नीचे वाले को पेमेंट देता है, नीचे वाला फिर उससे नीचे वाले को पेमेंट देता है। तो एक्चुअली जो सबसे नीचे वाला है उसको पेमेंट सबसे ऊपर वाले से तो आ रहा है। अगर ऊपर वाला पेमेंट नहीं करेगा तो नीचे वाले तक पहुंचेगा कैसे? तो सेम ऐसे कुछ यहाँ पे डिपेंडेंसी है। जब तक टी नहीं चलेगा तब तक यू नहीं चलेगा। तो इसका मतलब है कि आउटलन यू का होना चाहिए, यू डिपेंड कर रहा है किस पे? टी पे, तो यू का आउटलन होना चाहिए टी के सापेक्ष, डी यू अपॉन डी टी होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे? यू का डायरेक्ट और टी पे कोई संबंध ही नहीं है। जैसे ये लीजिए, करिए, यू का टी के साथ निकालिए, बताइए क्या होगा? यहाँ तो टी दिख ही नहीं रहा आपको, यहाँ टी दिख ही नहीं रहा, बताओ कैसे आएगा? तो इसी के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको कहते हैं चेन रूल, श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम हमें यही बताता है कि जब फलनों का फलन होता है तो हम आउकलन कैसे करेंगे, आउकलन की मदद कैसे लेंगे। श्रृंखला नियम, जिसे चेन रूल भी कहा जाता है, श्रृंखला नियम या चेन रूल। यदि यू एफ एक्स वाई का फलन है, टी का संयुक्त फलन है, मतलब आपके एक्स और वाई भी आगे जाके टी पे निर्भर करते हैं। एक्स बराबर फाई टी, मतलब एक्स फलन है टी का, एम वाई भी फलन है टी का। तो अब साफ दिख रहा है कि जो आपका यू है वो एक्स और वाई पे डिपेंड करता है और एक्स और वाई आगे जाके टी पे डिपेंड करता है। यहाँ यू के आंशिक अवकलन अवकलज। अब एक बार इसको देखिए दोबारा से, श्रृंखला नियम या चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है कि मान लीजिए यू जो है वो एक्स और वाई का फलन है और टी का संयुक्त फलन है, इसका मतलब यू फाइनली टी पे ही निर्भर करता है। और यहाँ एक्स और वाई जो है वो भी टी के पदों में कुछ ना कुछ है। यू के आंशिक अवकल संतत है। ये संतत वंतत क्या चीज होती है? ये होती है कि जब कोई चीज विद्यमान होती है उसको विद्यमान होने के लिए, जैसे मैंने सपोज कीजिए मैंने लिखा एक्स वाई जेड किसी त्रिभुज की भुजाएं, एक्स वाई जेड किसी त्रिभुज की भुजा है और जेड स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप कहोगे कि ऐसा तभी होगा जब समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो किसी एक भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं हो सकता। यानी इस बात को सत्य होने के लिए क्या जरूरत है? इस बात को सत्य होने के लिए जरूरत है कि ये त्रिभुज सिर्फ त्रिभुज की भुजाएं ना हो बल्कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं। तो वो चीज को सही में वो मायने रखे, उसका मतलब निकले, उसके लिए जरूरी कुछ शर्तें होती है। वही शर्तें हैं, यू के आंशिक अवकलन संतत होने चाहिए, एक्स और वाई के अवकलन भी विद्यमान होने चाहिए। सपोज विद्यमान ही नहीं है तो हम क्या करेंगे?
आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, जैसे मोड एक्स है, मोड एक्स का अवकलन विद्यमान नहीं होता, तो अब आप अवकलन करने जा रहे हैं, आपके फलन का अवकलन विद्यमान ना हो तो फिर तो इसलिए पहले शर्त लगाई कि भाई ये होना चाहिए, उसके बाद की बातें ये कहीं विद्यमान ही ना हो तो फिर फॉर्मूला किस बात का। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि u का आप x के साथ कैसे अवकलन कर सकते हैं, u का x के सापेक्ष अवकलन कैसे बन सकते हैं। तो चैन बनेगी आपकी, चैन ऐसे बनेगी कि सबसे पहले आप u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, फिर x का t के सापेक्ष पूर्ण अवकलन करेंगे, प्लस फिर आप दोबारा से u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे और फिर y के सापेक्ष पूर्ण अवकलन करेंगे। इस चैन बना के आप जो अवकलन करेंगे ये du अपॉन dx के ही बराबर होगा, ये du अपॉन dx के बराबर होगा। कैसे हुआ ये देखिए, u डिपेंड करता है x और y पे, x और y डिपेंड करते हैं t पर। तो अगर आपको निकालना क्या है, आपको तो ये निकालना है, u का अवकलन निकालना है, तो आपको du अपॉन dt निकालना है। अब du अपॉन dt डायरेक्ट तो कैसे आ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट तो u का t के साथ संबंध है ही नहीं, तो आपको चैन बना के आना पड़ेगा। चैन कैसे, पहले आप u का x के साथ निकालेंगे, डेल u ओवर डेल x आगे, फिर आप x का t के साथ निकालेंगे, dx अपॉन dt, प्लस फिर आप ये चैन पूरी होगी, एक साइड की चैन पूरी होगी, फिर दूसरी साइड से आएंगे डेल u ओवर डेल y और फिर dy ओवर dt। इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा। तो अब दोनों साइड से जितने चर थे दोनों साइड से आपने चैन बनाई। अब ये पूर्ण अवकलन क्यों आए, ये आंशिक अवकलन क्यों आए, एक बार आपके सिर्फ याद करने का विषय है ये क्यों आए, इसका तो डेरिवेशन से पता चलता है कि क्यों आए, और डेरिवेशन जो है हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो फिलहाल हम सिर्फ इसको बात को एज ए रिजल्ट के तौर पे याद रखेंगे भी, जब भी हमें किसी संयुक्त फलन का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन करना हो तो हम इस तरीके से चैन बना के अवकलन करेंगे। ये चैन 3 के लिए भी काम करेगी। अगर मान लीजिए u जो है वो 3 का फलन हो, आपका u जो है वो 3 का फलन है, x का, y का और z का, और आगे जाके x y z जो है वो t के फलन है, तब भी आपके ऐसे ही चैन बनेगी। तब आपके 3 चैनें बनेगी, du अपॉन dt बराबर सबसे पहले डेल u ओवर डेल x dx अपॉन dt, प्लस फिर डेल u ओवर डेल y dy अपॉन dt, प्लस डेल u ओवर डेल z और dz अपॉन dt। इस तरीके से आपका du अपॉन dt ज्ञात हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैन रूल है ये आपको समझ में आ गया, घबराइए मत। अगर आपको अभी भी ये चीजें थोड़ी सी परेशान कर रही तो सवाल काफी आने हैं, आगे भी सवाल आने, सवाल करेंगे तो ये नियम ये सब याद हो जाएंगे आपको। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, थ्योरी जो पढ़ते हैं आपको थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत आती है, लेकिन जब सवाल निकालते हैं आप तो वो सारी थ्योरी क्लियर हो जाती है। बार बार आप सवाल निकालेंगे, बार बार फॉर्मूला काम मिलेंगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, सवाल निकालिए अपने आप याद हो जाएंगे सब कुछ, और नहीं निकालोगे तो अपने आप ऐसे ही याद होनी है। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगले लेक्चर में करेंगे क्वेश्चंस को।